Good morning, 9th AM students. Today I will teach you सोशल की ये बुक्स है आपकी पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें मैं आपको चैप्टर 4 थर्ड चैप्टर छोड़ दिया है। कोविड-19 की वजह से सिलेबस थोड़ा सा कम करना था हमको इसमें, तो मैंने इसमें आपको ये चैप्टर 4, क्योंकि उसमें जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है यानी किस तरह से जो है चुनावी प्रक्रिया चलती है उसके बारे में था, तो वो आप पढ़ चुके थे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अब जो चुनी हुई संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य करती है अपने देश को चलाने के लिए, वो सरकार कैसे वर्क करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपुल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। प्रजातंत्र में जो है केवल ये काम नहीं होता है कि कैसे जो है अपने शासन को, है ना, जो रूलर्स है या शासन चलाने वाला है, शासक है, उसको चुनने का काम ही लोग नहीं करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। प्रजातंत्र में रूलर्स को यानी जो शासक है उसको कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स यानी प्रक्रियाएं होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है कि बस शासक बन गया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है, उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस, और उसको किसको, रूलर्स के, दे किसके लिए, रूलर्स के लिए काम करना पड़ता है। रूलर्स को कैसे, विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन, उन संस्थाओं में और सबके साथ और संस्थाओं में रहकर, यानी उन रूल्स के साथ और रूल्स में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, और ये जो चैप्टर है प्रजातंत्र में ये संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं इसी के बारे में है। We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implement in our country. तो इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, लिए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है। हमारे देश में कैसे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है। We also look at how disputes regarding these decisions are resolved, और हम यह भी देखेंगे अगर कोई डिस्प्यूट्स आते हैं तो उनको कैसे किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है, उनको रिजॉल्व मतलब ख़त्म करने के लिए कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस। इस प्रक्रिया में हम 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं दैट प्ले की रोल इन मेजर डिसीजंस, जो कि एक बहुत बड़ा निर्णय लेने में, मेजर डिसीजंस लेने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 इंस्टीट्यूशंस? फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, एंड जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। यानी विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को लागू करती है, और जुडिशरी जो कानूनों का पालन करवाती है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस इन अर्लियर क्लासेस, यानी दूसरी क्लासों में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। हियर वी शैल क्विकली समराइज दोज, हम यहाँ पर जल्दी से थोड़ा सा सारांश में बता देते हैं। मूव ऑन आस्किंग लार्जर क्वेश्चंस, और बड़े क्वेश्चंस पर पहुँचते हैं। इन द केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन वी आस्क व्हाट डज दिस लार्जर इंस्टीट्यूशन डू। हम देखते हैं, पूछते हैं कि ये जो संस्थाएं वो क्या करती हैं। हाउ इज़ दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस, यह इंस्टीट्यूशन एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी रहती है। व्हाट मेक्स इट्स फंक्शंस मोर और लेस डेमोक्रेटिक, इनके जो कार्य होते हैं वो अधिक या कम प्रजातांत्रिक होते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हियर इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक ऑब्जेक्ट यानी जो आधारभूत इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि गवर्नमेंट जो कार्य है, ये तीनों जो संस्थाएं हैं वो कैसे एक साथ जुड़कर ये गवर्नमेंट का जो कार्य है वो कैसे करते हैं। समटाइम्स वी कंपेयर दीज विद सिमिलर इंस्टीट्यूशंस इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरी जो प्रजातंत्र में हम जो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस मानते हैं इनको, वी कंपेयर दीज, हम इन सभी की जो कंपेयर तुलना करते हैं विद सिमिलर इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही कुछ संस्थाओं से तो दूसरी डेमोक्रेसी में है। इन दिस चैप्टर वी टेक आवर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार।
इस चैप्टर में हम हमारा एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह से जो नेशनल गवर्नमेंट है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे कार्य करती है। यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नेशनल लेवल गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको, और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या भारत की सरकार भी बोला जाता है। वाइल रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन थिंक ऑफ एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन योर स्टेट। इस चैप्टर को पढ़ते हुए यू कैन थिंक, तुम सोचोगे एंड डिस्कस करोगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कि किस तरह से सरकार कार्य करती है तुम्हारे स्टेट में। ठीक है, ये तो एक इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कि किस तरह से जो है थ्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं, थ्री इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दो तीनों मिलकर कैसे गवर्नमेंट चलाती हैं, कैसे काम किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि किस तरीके से बड़ी नीतियाँ का डिसीजन जो है लिया जाता है, किस तरीके से कोई बड़ा डिसीजन होता है वो तो कैसे लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर, अब गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर होता है। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, भारत की सरकार ने एक ऑर्डर निकाला 1990 में कि इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, और इसको क्या बोला गया, ऑफिस का मेमोरेंडम बोला गया। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जैसे कि दूसरी सरकारें निकालती हैं। इट हैड अ नंबर एंड इज़ नोन बाय डेट, और इसके कुछ नंबर्स होते थे और वो कैसे नाम जाने जाते हैं, OMNO, ये उसका नंबर था। डेट एंड इस डेट को द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, है ना। और इसके किसने ये इतने सारे लोग मिलकर की जॉइंट सेक्रेटरी था, एक ऑफिसर ऑफ इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर, मैंने इस पर साइन किया। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज, और ये बिल्कुल ही बहुत छोटा था और कितने का, 1 पेज का था। इट लुक्ड लाइक एनी ऑर्डनरी सर्कुलर और नोटिस, और नोटिस की तरह जैसे आपके स्कूल में भी एक नोटिस आता है, एक उसी तरीके से था। डेट यू मे हैव सीन इन स्कूल, जैसा कि आप स्कूल में देख सकते हो। द गवर्नमेंट इश्यूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे यानी सैकड़ों ऑर्डर्स पास कराती है एवरी डे एंड ऑन डिफरेंट मैटर्स, है ना। ये तो केवल एक की बात है, सैकड़ों एक दिन में सैकड़ों अलग अलग मामलों में सैकड़ों जो है ऐसे ऑर्डर निकलते हैं। बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स, और बहुत सालों तक इसका कंट्रोवर्सी होती, षड्यंत्र होता रहा है ना। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर, देखते हैं कि कैसे कोई निर्णय लिया गया और क्या हुआ बाद में। ठीक है, देखिए वो जो ऑर्डर था ना, वो एक 1 पेज का जो था वो ये ऑर्डर था, ये दिया भी है एग्जाम्पल में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, और ये सब नाम दिया है, ये नंबर भी दिया है और ये सब्जेक्ट भी दिया है। रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के रिगार्ड में दिया गया, किसके लिए, OBC क्लास को रिजर्वेशन दिया गया सिविल पोस्ट एंड सर्विस में, है ना। उनको जो है सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में OBC क्लास को रिजर्वेशन की बात कही गई थी। 1 पेज का था और 1990 में दिया गया था। 13 अगस्त को ये ऑर्डर पास हुआ था। ये बहुत सालों तक इसकी कंट्रोवर्सी चलती रही। तो ये जो बहुत बड़ा एक बड़ा डिसीजन था कि किस तरह से OBC को जो है सिविल सर्विस में आरक्षण दिया जाए। तो दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, ये जो ऑर्डर दिया गया, घोषित किया गया, इसको एक बड़ा डिसीजन लेना था कि इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये किसके लिए, जो सामाजिक रूप से और शिक्षित रूप से बैकवर्ड है, उनके लिए जो है 27% आरक्षण, यानी जो सिविल पोस्ट और सर्विसों में उनको आरक्षण दिया गया। SEBC इज अनोदर नेम फॉर ऑल दोज पीपुल हु बिलोंग टू कास्ट, और जो SEBC कौन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं जो, है ना, उनके लिए ये जो है एक बहुत ही, इसका दूसरा नाम दिया गया कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। ये जो है जो कास्ट से भी जो बैकवर्ड माने जाते हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए किया था। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये किसके लिए था, SC और ST के लिए था। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी, अब यहाँ पर नई थर्ड कैटेगरी भी बनाई गई, OBC, है ना। SEBC वाज इंट्रोड्यूस, एक नई कैटेगरी भी बनी जिसका नाम था SEBC। SEBC का मतलब है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। हाँ,
ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस आर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स। ये उनके लिए था, ये पहले SC ST को तो दिया ही गया था, अब ये एक नया कोटा और बना गया 27% जो है, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो बैकवर्ड हैं उनके लिए 27% सिविल पोस्ट एंड सर्विस में आरक्षण दिया गया जॉब्स के लिए। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स, और दूसरे लोग इस जॉब के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था 1990 में। एक जैसे आपके स्कूल में नोटिस भेजा जाता है ना कि आज के दिन कल के दिन छुट्टी रहेगी ऐसा कुछ, तो सेम एक ऐसे ही पेज का आपका एक 1990 में ऑर्डर निकाला गया और उसमें ये था कि जो है 27% SC BC लोगों के लिए रिजर्वेशन था सिविल पोस्ट एंड सर्विस में। तो ये एक मेजर डिसीजन था, इसके लिए सालों तक जो है कंट्रोवर्सी चलती रही। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये डिसीजन क्या रहा, कैसे रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।